अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्रेसिव पाकिस्तान के साथ मैं हूं फ़रूक शेख। मैं उम्मीद करता हूं कि आप बिल्कुल खैरियत से होंगे। सामने नाज़रीन, प्रोग्रेसिव पाकिस्तान में मेरी आपके साथ मुलाकात हर सोमवार से लेकर जुमे तक दोपहर 1 बजे हुआ करती है और मुख्तलिफ मौज़ूआत के हवाले से बात की जाती है। प्रोग्रेसिव पाकिस्तान एक ऐसा प्रोग्राम जिससे बहुत कुछ सीखने और सिखाने को मिलता है और बाज़ औक़ात हम कोशिश करते हैं कि मुख्तलिफ़ डिसिप्लिन्स के बारे में रहनुमाई भी आप तक पहुँचाई जा सके और यही गाइडलाइन का सिलसिला आपके लिए जारी रहेगा इंशाल्लाह प्रोग्रेसिव पाकिस्तान में। और आज का मौजू जो है प्रोग्रेसिव पाकिस्तान का, वो नहायत दिलचस्प है, ख़ास तौर पर उन स्टूडेंट्स के लिए जो इंटरमीडिएट के बाद यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन्स के लिए बिल्कुल रास्ता तलाश कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि किस डिसिप्लिन में जाएँगे। और एफएससी के बाद चूँकि एक माइंडसेट बना होता है वालिदैन का भी, बच्चों का भी, कि सिर्फ एफएससी की जाएगी तो उसके बाद यहाँ डॉक्टर बना जाएगा या फिर इंजीनियर बना जाएगा। तो बाकी क्या-क्या ऑप्शंस हो सकती हैं, उनको हम डिस्कस नहीं करते। तो आज हम बात करेंगे ऑप्टोमेट्री के हवाले से कि बेसिकली ऑप्टोमेट्री है क्या और एफएससी के बाद कैसे ऑप्टोमेट्री डिपार्टमेंट को ज्वाइन किया जा सकता है। द यूनिवर्सिटी ऑफ फैसलाबाद में फॉल एडमिशन 2024 का आगाज़ हो चुका है और उस हवाले से एडमिशन्स कंटिन्यू हैं। उसकी क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होगा, रिक्वायरमेंट क्या होगी, कौन से ऐसे बच्चे होंगे जो ऑप्टोमेट्री डिपार्टमेंट को ज्वाइन कर सकते हैं। सेकेंडली, ऑप्टोमेट्री की अहमियत के ऊपर बात की जाएगी, उसके स्कोप के हवाले से बात की जाएगी, क्योंकि ये भी एक बुनियादी सवाल होता है कि अगर हम किसी डिसिप्लिन में जाते हैं तो हमारा फ्यूचर क्या होगा। तो जनाब, इन तमाम चीज़ों को आज के शो में डिस्कस किया जाएगा। प्रोग्राम में शामिल होने के लिए आप डायल करते हैं हमारे राब्ते के नंबर 0334 19 66 966 यानी 0341966966। आपकी कॉल्स और मैसेजेस को हम प्रोग्राम में शामिल करते हैं और अपने मेहमानों के साथ उन सवालात को शेयर भी करते हैं। तो जनाब, बढ़ते हैं प्रोग्राम की जानिब और आज के मेहमानों का आपके साथ तारुफ करवाते हैं। आज हमें ज्वाइन किया है मैडम अर्शदी ने, जो लेक्चरर हैं ऑप्टोमेट्री डिपार्टमेंट यूनिवर्सिटी ऑफ फैसलाबाद से, थैंक यू और सर। साथ में ज्वाइन किया है जी सुमैया भट्ट ने। सुमैया जो हैं वो रेडियो प्रेजेंटर हैं 96.6 की, और साथ में ऑप्टोमेट्री की स्टूडेंट भी हैं, प्रैक्टिकली चीज़ों को अंडरस्टैंड भी करती हैं, देख भी रही हैं। सो थैंक यू। ऑप्टोमेट्री के हवाले से ओवरऑल आज हम डिस्कस करेंगे। आई एम वेरी थैंकफुल, आपने कीमती वक्त दिया आज के थैंक यू प्रोग्राम सर। के थैंक यू हवाले सो से। मच फॉर इनवाइटिंग अस। मैं मैम इम्पोर्टेंस से आगाज़ करूँगा कि सबसे पहले, चूँकि ऑप्टोमेट्री के बारे में बहुत सारे स्टूडेंट्स को आइडिया नहीं है जी जी कि सर। ये भी एक डिपार्टमेंट है और ये क्या वर्किंग करता है, इसकी अहमियत क्या है। और ख़ास तौर पर अगर किसी भी डिसिप्लिन की बात की जाती है तो हम अपने एनवायरनमेंट और अपनी सोसाइटी को मद्देनज़र रखते हुए इसको डिस्कस करेंगे। तो क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से? सर बेसिकली ऑप्टोमेट्री एक ऐसी फील्ड है, हम कहलाते हैं खुद को आई फिजिशियंस ना। आई फिजिशियन का रोल आपको पता है कि हर फील्ड में मेडिकल जो एक प्रोफेशनल होता है, पहले फिजिशियन होता है फिर सर्जन होता है ना। तो ऑप्टोमेट्रिस्ट बेसिकली क्या करता है कि वो स्क्रीन करता है एक हुँ, ओकुलर कंडीशंस को। एक पेशेंट आता है आपके पास, वो आके आपको अपनी कंप्लेंट बताता है ना कि मुझे सपोज़ दूर में ठीक नज़र नहीं आता। तो हम क्या करते हैं, हम उसको शुरू से चेक करते हैं कि सबसे पहले पेन टॉर्च एग्जामिनेशन उसका परफॉर्म किया, फिर वीएन चेक की। हुँ, उसके बाद हम उसके जो टेस्ट परफॉर्म करने हैं वो करते हैं। स्क्रीन करने के बाद हम उसको प्रॉपर गाइडलाइंस पर देते हैं कि आपने आगे ये करना है। अगर आपने हमने ऐनक का नंबर लिख के दी है तो आपने ये लगवानी है ऐनक। अगर हमने आपको कुछ जो हमारा ट्रीटमेंट बैरियर है उसको देखते हुए, अगर उसको ट्रीट करते हुए तो हम उसको करेंगे। अगर उसको रेफ़र करना हो तो हम रेफ़र करते हैं। सही। ये हमारी बेसिकली, इसमें एक चीज़ नहीं आती, सिर्फ ऐनक का नंबर नहीं आता है इसमें। इसमें हुँ, बहुत सारी चीज़ें आती हैं जिसमें हम कहते हैं कॉन्टैक्ट लेंस प्रिस्क्राइब करते हैं हम, और टेस्ट परफॉर्म डिफरेंट करते हैं। उसमें छोटे बच्चे भी आ जाते हैं, बड़े भी आ जाते हैं, और जैसे एक्सरे वगैरह होते हैं, आँखों को भी एक्सरे होता हुँ, है। और हम असिस्टेंट जो होते हैं वो भी असिस्टेंसी भी प्रोवाइड करते हैं जी, सर्जन्स को। उसके अलावा हम टीचिंग में आ जाते हैं, टीचिंग में बहुत रोल प्ले करते हैं। फिर हुँ, हम जैसे ऑप्टिकल शॉप्स वाले हैं उनको भी हम गाइडलाइन प्रोवाइड करते हैं, उनके साथ कोलैबोरेटिव वर्क परफॉर्म करते हैं। हम रिसर्च में बहुत काम करते हैं, बहुत सारी रिसर्चेज़ होती हैं उसमें उसको कोऑपरेटिव जो है वर्क परफॉर्म करते हैं हुँ। आगे। तो ऑप्टोमेट्री एक बहुत वाइड फील्ड है, ये सिर्फ एक लिमिटेड नहीं है स्पेक्टिकल्स के नंबर तक। बिल्कुल सही है। स्टूडेंट्स के हवाले से क्या कहना चाहेंगी कि जो बच्चे इंटरमीडिएट के बाद जॉइन जी करना चाहते हैं जी जी, ठीक है। और बहुत से को तो पता नहीं होता कि डिपार्टमेंट कैसा है, कैसे काम करवाता है, और ऑप्टोमेट्री के बारे में बेसिक नॉलेज भी नहीं होता जी जी, ठीक कि ये है। डिपार्टमेंट क्या होगा। तो ऐसे बच्चों के लिए क्या रहनुमाई रखती हैं?
बच्चों के लिए सर गाइडलाइन प्रोवाइड करनी चाहिए हर प्लेटफॉर्म पे। वो स्टार्ट हो जाते हैं आपके मैट्रिक में ही ना, उनको बताना चाहिए। अब बहुत सारे बच्चे हैं हमारे अपने घर में भी होते हैं, वो एफएससी कर लेते हैं, उसके बाद नॉन मेडिकल चले जाते हैं आगे ना। उनके माइंड में यही बताया हुआ है कि भाई आपने सिर्फ मेडिकल फील्ड में ही जाना है, और मेडिकल में भी आपके पास 2 ही ऑप्शन है, बीडीएस कर लो, एमबीबीएस कर लो, इसके अलावा कुछ नहीं करना ना। नहीं करना, बिल्कुल। अच्छा, वो माइंड में सोच लेते हैं कि हमने यही करना है, जिंदगी मौत यही है ना। उसके बाद वो सोचते हैं अच्छा ये नहीं ना, तो अब हमने और किसी मेडिकल फील्ड में नहीं जाना, बस हमने ना अब नॉन मेडिकल में ही जाना है। वो चाहे अब कंप्यूटर हो जाए, इंजीनियरिंग हो जाए, कुछ भी हो जाए ना, हमने उसमें चले जाना है। हालांकि उस वक्त उनको बताना चाहिए, घर से ये स्कूलिंग स्टार्ट होनी चाहिए कि मेडिकल फील्ड का मतलब सिर्फ 2 चीज़ें नहीं हैं। अगर बाकी ना हो फील्ड्स तो बाकी भी नहीं काम आएंगी ना। ये एक चेन के साथ काम चलता है, एक छोड़ देंगे आप अगर डिस्क को, तो बाकी डिस्क एक साथ जुड़ेंगी नहीं ना, वो तो निकल जाएंगे बीच में। इस वजह से उनको गाइडलाइन प्रोवाइड करनी चाहिए। मैं खुद ऑप्टोमेट्रिस्ट हूँ, तो जाहिर सा बात है मुझे ये फील्ड बहुत अच्छी लगती है, अपनी फील्ड ना, और ये है भी बहुत साफ़ सुथरी है, बड़ी अच्छी है। अब इसमें हम स्टूडेंट को गाइडलाइन प्रोवाइड करेंगे बता के कि आपका बेसिक रोल क्या है। जब हम उसको रोल बताएंगे तो उसको समझ में भी आएगा, कि इंटरेस्ट भी लेगा, और उसको बताना चाहिए। हमारी यूनिवर्सिटी में तो वैसे इन्फॉर्मेशन डेस्क होते हैं, हम फैकल्टी मेंबर बाकायदा खुद उधर बैठे होते हैं और इन्फॉर्मेशन देते हैं कि ये फील्ड ऐसे, हमें किसी फील्ड को बुरा नहीं कहना चाहिए। आपको बताएं, आप पूछे बच्चे से कि आपका इंटरेस्ट क्या है, ये फील्ड है, ये फील्ड है, ये फील्ड है, तो आपको इसमें से कौन सी अच्छी लग रही है, आपको जो अच्छी लग रही है, आपका इंटरेस्ट है, हम फिर उसको ज़्यादा एक्सप्लेन करेंगे उसको। हम ऐसे करते हैं मैम। इस तरह से भी है कि जितना मैंने नोट किया बीइंग एन ऑप्टोमेट्री स्टूडेंट, मैंने ये चीज़ नोट की है कि व्हेन यू टॉक अबाउट मेडिकल फील्ड, तो काफ़ी ज़्यादा बच्चों के माइंड में यही कॉन्सेप्ट होता है कि वी आर गोइंग टू बी स्टडिंग अबाउट बायोलॉजी और इस तरह से। तो लेकिन जहाँ तक मैंने स्टडी किया ऑप्टोमेट्री फील्ड को, इसके अंदर फिज़िक्स और मैथ काफ़ी हद तक बहुत ज़्यादा है। फिजिक्स और मैथ के लॉज ही हैं सारे, जो काफ़ी ज़्यादा है। तो डेफिनेटली इट इज़ अ गुड चॉइस फॉर, ऐसे नहीं आप कह सकते कि आप किसी मेडिकल फील्ड के अंदर हैं और उसमें इंटायरली आप बायोलॉजी पढ़ रहे हैं। नहीं, हम कोई भी मेडिकल फील्ड है, आप देखें ना, एक स्टैट है, सब्जेक्ट है, वो सब पढ़ते हैं, हम भी पढ़ते हैं, ऑप्टोमेट्रिस्ट भी पढ़ते हैं, एमबीबीएस करने वाले पढ़ते हैं, बीडीएस सब पढ़ते हैं। तो हम अगर सोचें कि स्टैट तो पढ़ने नहीं चाहिए तो फिर हर सब्जेक्ट की अपनी अपनी अहमियत होती है, वो लाजमी होता है। मैं इसमें आपसे जानना चाहूँगा, जैसे मैडम ने जिक्र किया कि जब एफएससी की जाती है तो उसके बाद 2 चॉइसेस बज़ाहिर नज़र आती हैं, ये बीडीएस करेंगे, एमबीबीएस करेंगे, तो बाकी तो कुछ नज़र नहीं आता। सो आप कर रही हैं ऑप्टोमेट्री। जी। सो आपका एक्सपीरियंस टफ के साथ कैसा जा रहा है, लर्निंग कैसी आपकी है, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगी? सर, जब मैंने आई वाज ऑलवेज वेरी 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 इंटरेस्टेड इन ऑप्टोमेट्री, मैं हमेशा सर्च करती थी। और ऐसा नहीं, मतलब जब हम एफएससी की बात निकलते हैं, हम लोगों को होता है कि बस एमबीबीएस है या तो बीडीएस है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। अलाइड हेल्थ साइंसेस के अंदर इतनी ज़्यादा ब्रांचेज आ जाती हैं, जिसके अंदर आप लोग अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग एक नीश को आप पकड़ ले। जिस तरह आप फिजियोथेरेपी के अंदर जाते हैं, तो उसके अंदर इंटायरली यू स्टडी अबाउट आप किस तरह से बॉडी वर्क को इम्प्रूव कर सकते हैं, अपनी हेल्थ को कैसे आप इम्प्रूव कर सकते हैं थ्रू डिफरेंट एक्सरसाइजेज। तो माई पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट वॉज आइज। आई वॉज नॉट रियली इंटरेस्टेड इन टू MBBS। तो मुझे था कि अब मैं किस तरह से इसको लेके चलूँ। आई हैव सर्च्ड अबाउट इट अ लॉट, और उसके बाद माशाल्लाह से टफ में आ गए। तो टफ में इट वॉज एन एक्सीलेंट एक्सपीरियंस। टीचर इतने टॉप नॉच मिले और उन्होंने इस तरह से गाइड किया। इवन आई यूज टू हेट मैथ और फिजिक्स इतना ज़्यादा, मैं आपको बता नहीं सकती, लेकिन टीचर्स ने इतने अच्छे से गाइड किया। आप यकीन करें, काफ़ी ज़्यादा ऐसे सब्जेक्ट्स होते हैं जो ऑप्टिक्स के होते हैं, उसमें इंटायरली फिजिक्स होती है, लेकिन वो ये टीचर्स ही हैं जिन्होंने हम लोग इस तरह से गाइड किया। और अब हम लोग इस तरह से बैठे हैं, क्लिनिकल प्रैक्टिस के अंदर इंटर्नशिप कर रही हैं। सो इट इज़ सो मच फन टू डू। सो हाउ यू फील कि काउंसलिंग किस हद तक ज़रूरी होती है स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि आप भी स्टूडेंट हैं। आपको क्या लगता है कि बहुत सारों को तो गाइडलाइन मिल जाती है, कुछ हम जैसे होते हैं जो गाइडलाइन के पीछे पीछे भाग रहे होते हैं, हमें कोई बताने वाला हो कि हम भी कुछ करें। काउंसलिंग किस हद तक मैटर करती है? सर, काउंसलिंग से तो सारा कुछ स्टार्ट, तो मुझे लगता है कि सर इस एरा के अंदर ना बच्चों को अपना फील्ड ऑफ इंटरेस्ट नहीं पता चल रहा। हम लोगों को प्रेशर, मैम ऐसे ही है ना, हम लोग को प्रेशर किया जाता है कि आपने बनना है डॉक्टर। ठीक है, आप बैठ के इस एरा के अंदर बहुत ज़रूरी है कि आप बच्चे से पूछें कि आप चाह क्या रहे हैं, क्या चाह रहे हैं। आप उनकी काउंसलिंग के थ्रू हमें ये पता चल जाता है कि बच्चा MBBS करना चाह रहा है, बच्चा ऑप्टोमेट्री में जा रहा है, बच्चा DPT करना चाह रहा है, बच्चा साइकोलॉजी कर। सो देयर आर नंबर ऑफ फील्ड्स जो आप जिसमें आप जा सकते हैं। और मैं एक और बात यहाँ पे ऐड करना चाहूँगी, जब आप क्लिनिकल प्रैक्टिस में बैठे होते हैं ना, तो
जो भी आप जिस पेशेंट को आप ट्रीट करते हैं ना, हर कोई आपको डॉक्टर ही कहता है। तो मुझे लगता है हमें इस कॉन्सेप्ट से निकलना चाहिए कि हम डॉक्टर हैं या फिर नहीं है, कैसे है मैम? बिल्कुल ऐसे ही, सही है। बिल्कुल। मैम, इंटर्नशिप के हवाले से क्या कहना चाहेंगी? किस हद तक इंटर्नशिप या प्रैक्टिकल वर्क मैटर करता है, ख़ास तौर पर ऐसी डिग्रीज़ के साथ जहाँ पर बच्चों की थ्योरी के साथ साथ प्रैक्टिकल बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी होता है? जी, तो क्या फैसिलिटीज़ होती हैं, किस तरीके से बच्चों को गाइड किया जाता है? सर प्रैक्टिकल परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इनकी क्लिनिकल रोटेशंस होती हैं। हम्म, अगर यहाँ से स्टार्ट करें ना हम, तो हम हमारा जो कोर्स वर्क है ना, करिकुलम है, उसमें हम इनकी क्लिनिकल रोटेशन सेट करते हैं। वो रोटेशन स्टार्ट हो जाती है लैब वर्क से ही ना। हमारी अपनी जो अच्छी लैब डिज़ाइंड हमारी लैब्स हैं, प्रॉपर डिस्टेंस रखे हुए हैं हर चीज़ के लिए, सेक्शंस हैं, उनके इंस्ट्रूमेंट्स हैं, उसमें से इनकी प्रैक्टिस स्टार्ट हो जाती है। जैसे जैसे पढ़ते हैं साथ साथ इनका प्रैक्टिकल परफॉर्मेंस होती है। जैसे ही वो आगे नेक्स्ट ईयर जाते हैं, जो उनका ईयर है जिसमें हमें पता है कि अब इनको आप पेशेंट के साथ एक्सपोजर ज़रूरी है। अब लैब में इन्होंने बहुत सारे काम कर लिए हैं, अब इनको हॉस्पिटल भेजना चाहिए, तो बाकायदा हम उनके साथ हॉस्पिटल विज़िट करते हैं। पहले एक बार उनको दिखाते हैं सारी चीज़ें, फिर रोटेशन उनकी स्टार्ट हो जाती हैं। बाकायदा उनकी रोटेशन लिखती है, ये रूम है, ये रूम है, ये रूम है। काफ़ी रूम्स हैं वहाँ पे हॉस्पिटल्स में ना, डिफरेंट अपना जो काम परफॉर्म करते हैं उनकी रोटेशन हम स्टार्ट करते हैं। लेकिन एक टीचर उनके साथ, इंस्ट्रक्टर साथ में होता है, जो वहाँ पे भी उनको हेल्प आउट करता है कि अगर वो डिफ़िकल्टी फील कर रहे हैं पेशेंट को मैनेज करने में। तो प्रैक्टिकल परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा रोल प्ले करती है। अगर प्रैक्टिकली हम नहीं लेंगे चीज़ों को, तो हम यही है ज़ुबानी याद किया हो, फिर उसको जब फेस करेंगे तो फिर तो हम उसको हैंडल नहीं कर मुश्किल हो पाएंगे। जाएगा काफ़ी। बिल्कुल। तो हमारे पास वैसे ही सारी फैसिलिटीज़ हैं, और सबसे अच्छी बात हमारे पास हॉस्पिटल है, जो कि बहुत अच्छा हॉस्पिटल है। सारी चीज़ उसमें कि वो जिस पॉइंट पे ना, उसमें ये भी हमें फ़ायदा है कि पीछे से देहाती इलाका है, आगे से शहर वाला है ना, तो दोनों टाइप के पेशेंट आ जाते हैं हमारे पास ना। तो पेशेंट एक्सपोजर फिर बहुत अच्छा हो जाता है। और लैब्स में भी यही सीन है कि इंस्ट्रूमेंट बहुत अच्छे हैं हमारे पास, और उनको बताया जाता है, परफॉर्मेंस करवाई जाती है, ग्रुप्स में उनको बना के रोटेशन सेट की जाती ओके, है। मैं एक और चीज़ जानना चाहूँगा। जब हम एक्सपोजर की बात करते हैं किसी भी सब्जेक्ट की या डिग्री की, उसमें आज के दौर में ख़ास तौर पे इंटरनेशनली उसकी वैलिडिटी देखी जाती है बिल्कुल, कि आप दुनिया में कहीं पर भी जाते हैं तो किस हद तक ये डिग्री वैलिड होगी और आप उसको प्रैक्टिकली कैसे काम में ला सकते हैं। तो ऑप्टोमेट्री के हवाले से क्या कहना चाहेंगी? सर किस इसके हद तक ये एग्जांपल ऐसे ही practical- दूंगी। अभी हमारा एक बैच पास आउट हुआ है, तो उसमें से कल अब मुझे स्टूडेंट कह रहा था, मैडम मैंने ना रोटेशन नहीं की ना। तो हम तब जब बच्चों को समझाते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटे, ये परफॉर्मेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपकी बुक्स जो लोग बुक्स हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, बच्चे सुनते नहीं उस चीज़ को ना। फिर बाद में फील करते हैं, वो मुझे कल कह रहे वो थे, मैडम करना मुझे चाहिए था। सर्टिफिकेट चाहिए क्लिनिकल रोटेशन का, तो अब मैं क्या करूँ ना। तो ये फिर अब ये हमारा जो इंस्टीट्यूट है ना, इसमें ये नहीं कि मैं झूठ बोल रही हूँ, इसकी तारीफ इस मामले में है कि वो आपको हर तरीके से सपोर्ट करते हैं यस, कि ये हमारे स्टूडेंट्स हैं। बिल्कुल। ये सिर्फ हमारे नहीं है। जब एडमिशन लेते हैं तो डिफरेंट इंस्टीट्यूट के आ जाते हैं ना सारे। एमफिल में भी ऐसा ही है, कोई कहीं से पढ़ गया, कोई कहीं से पढ़ गया, लेकिन वो समझते हैं अब ये हमारे बच्चे ही हैं, उसको ऐसे समझाता है। तो अब कल वो मेरे से पूछा, तो मैं इसको एक सर्टिफिकेट हम सोच रहे थे बना के दे, क्लिनिकल आवर्स वाला ना। तो उसको फिर सारा क्लिनिकल जो रोटेशंस हुई हैं, जो उसने लैब में भी वर्क परफॉर्म किया है, वो भी लिखेंगे सारा, और यूनिवर्सिटी के ऊपर उसकी स्टैंप होती है और वो सर्टिफाइड उसको कहते हैं कि हाँ जी इसने क्लिनिकल प्रैक्टिस की है। और ये इंटरनेशनली ये एक्सेप्टेड है ना, और पूछा जाता है कि हाँ जी दिखाएं। फिर वो बाकायदा आपको ईमेल करते हैं ना, ईमेल फॉरवर्ड करते हैं कि ये आपका सर्टिफिकेट हमारे पास आया है कि बच्चा पढ़ता था यहाँ पे, परफॉर्मेंस की है। तो फिर हम उसको कहते हैं हाँ जी जी यहाँ पर था या नहीं था। तो ये एक्सेप्टेड तो है। बिल्कुल सही है। इंटरनेशनल एक्सपोजर के हवाले से बीइंग द स्टूडेंट क्या सोचती हैं कि कोई भी डिग्री, खास तौर पे ऑप्टोमेट्री को जैसे आज हम डिस्कस कर रहे हैं, क्या एक्सपोजर आपके माइंड में है कि हाँ प्रैक्टिकली फील्ड में अगर हम जाते हैं, ना सिर्फ पाकिस्तान दुनिया में कहीं पर भी काम करेंगे, तो क्या क्या ऑप्शंस हमारे पास मौजूद हैं, या गाइडलाइन कैसी आप तक पहुंचती है? सर मुझे ऐसे लगता है कि अब हम लोगों का जो अब एरा चल रहा है, ये इंटरनेट का एरा है, ठीक है। इसके अंदर आप एक क्लिक के साथ जान सकते हैं कि इस जगह पे क्या हो रहा है, इस जगह पे क्या हो रहा है। सो आई हैव सर्च्ड अ लॉट अबाउट ऑप्टोमेट्री, और मेरी अपनी फैमिली भी, एक्सटेंडेड फैमिली यूरोप या फिर सऊदीया वगैरह होती है। सो आपके पास इंफॉर्मेशन इस तरह से हर किसी के रिलेटिव्स इधर उधर होते हैं, जिससे आपको पता चल जाता है कि इस फील्ड का क्या स्कोप है। तो व्हेन आई सी माई फील्ड इंटरनेशनली, आई एम वेल सेटिस्फाइड। वहाँ पे ऑप्टोमेट्रिस्ट को सर्जन की तरह ही ट्रीट किया जाता है, क्योंकि प्राइमरीली हम लोग केयर दे रहे हैं। इट्स जस्ट नॉट एनाटॉमी, जैसे मैम ने बहुत अच्छी बात की है। तो मुझे लगता है कि
इंटरनेशनली भी इट इज़ समथिंग, इट्स नॉट जस्ट व्हाट इज़ ऑप्टोमेट्री। ओके, एक डिसअपॉइंटमेंट फैक्टर अक्सर फेस करना पड़ता है और डिफरेंट जगहों पर होता है। जैसे हम कैजुअली बात जब भी करते हैं और पहले भी शो से पहले डिस्कस कर रहे थे कि लोगों का एक माइंड सेट बना होता है, किसी ऑप्टोमेट्री वाले सिर्फ एनए का नंबर सेट करेंगे, व्हाट इज दिस, मतलब प्रॉपर फील्ड है, उसमें बहुत सारी ऑप्शंस हैं। तो ये माइंड सेट को जब आप फेस करते हैं तो डिसअपॉइंटमेंट फैक्टर भी बात आता है, तो उसके बारे में कैसे उसको फिर हैंडल किया जाता है? सर इसका तो मुझसे ज़्यादा अच्छा आपको कोई नहीं बता सकता क्योंकि मैंने ये चीज़ फेस की हुई है अपनी फैमिली के अंदर। एमबीबीएस डॉक्टर्स हैं और मैं एज एन ऑप्टोमेट्रिस्ट हूँ, तो तुम तो एनए करना। तो इस चीज़ को हम लोग इस तरह से, मैं इस चीज़ को ओवरकम इस तरह से करती हूँ। मैं उनको ये बताती हूँ कि आप मेरी बात सुनिए, इट्स जस्ट नॉट एनए का नंबर, ठीक है। प्री एंड पोस्ट जितनी भी एग्जामिनेशन होती है वो हम लोग करते हैं सर्जरी से पहले, ठीक है। और उसके अंदर नंबर ऑफ थिंग्स आती हैं कि अगर मैं उनको कहती हूँ कि कभी आपकी आई सर्जरी हुई ना, आप मेरे पास आइएगा, मैं आपको बताऊँगी ऑप्टोमेट्रिस्ट का रोल क्या है, ये सिर्फ एनए का नंबर नहीं है। तो मेरे पब्लिक पेज भी मैं उसमें भी बताती रहती हूँ लोगों को बस सर अवेयरनेस की ज़रूरत है। और सर हर जगह पे ये है। अब मैं अपनी बात बताती हूँ, अजीज़ फातिमा हम गए हैं मेरे नाना बू को लेके, तो वहाँ पे मैं उनसे कही थी कि जो सीनियर डॉक्टर हैं उनका नेम बता रही थी, ये कहाँ मिलेंगे, ये कहाँ मिलेंगे। तो मुझे भी बाद में फील हुआ कि यार वो जो बाकी चेक करे थे, मैं उनको क्यों कह रही हूँ कि वो चेक करें ना, उनका भी राइट है, वो भी सारी सी बात है, उस लेवल पर हैं तो पहले उनका राइट बनता है वो देखें। तो ये सिर्फ हमें नहीं, बहुत सारी जगह पर सब भी करते हैं। आपके ख्याल में किस हद तक मोटिवेशन रिक्वायर्ड है? और आजकल के बच्चों को, जब आपके पास इतने ज़्यादा मीडियम्स मौजूद होते हैं, आपके पास इंटरनेट भी है, आप ग्लोबली कनेक्टेड हैं हर जगह पर, तो अपनी मोटिवेशन को कंसिस्टेंट रखना कि हाँ मैंने ये करना है और अपने डेस्टिनेशन पर पहुंचना है, कितना मुश्किल लगता है? सर मोटिवेशन तो किसी को आप दवाई खिलाना कितना मुश्किल है ना, वो कितना मोटिवेट करते हैं कि भाई ये ज़रूरी है। तो मेरे ख्याल में जब फ़ायदे नुकसान सामने रखे जाते हैं ना, फिर बंदा देखता है अच्छा इसका ये फ़ायदा। अभी बता रही थी सुमैया कि मैं बड़ा हाई में इंटरेस्ट रखती थी कि ये एक ऑर्गन है ना, तो इतना मज़े का ऑर्गन है और हमें सामने से नज़र भी नहीं आ रहा, थोड़ा सा नज़र आ रहा है। फिर हम कहते हैं कि अच्छा ये इतना डेलिकेट स्ट्रक्चर है ना, फिर आँख में इमेज कैसे बनता है, नज़र कैसे आता है। तो ये क्वेश्चन बच्चों के, हर बच्चे के माइंड में आता है। मेरी अपनी छोटी भांजियाँ मुझे कहती हैं गौर से देख के कि आपकी आँख में ना मेरा इमेज बन रहा है ना, मैं नज़र आ रही खुद को, तो मैं उस वक्त देख रही हूँ उसकी तरफ कि इंटरेस्ट है ना, तब हमें उसको गाइड करना चाहिए कि हाँ जी ऐसे बन रहा है, आप इंटरेस्टेड है इसमें, आप उसको उस टाइप पे लेके जाए ना। तो मोटिवेशन तो हर लेवल पे चाहिए। बिल्कुल सही है। अभी डांट पड़ी है, अभी मोटिवेशन चाहिए। एग्जैक्टली, बस खड़े हो, कंसिस्टेंट रहना तो मोटिवेशन जरूरी है। ऑप्टोमेट्री के हवाले से बात जारी है जी। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं मैडम अर्शली, लेक्चरर हैं ऑप्टोमेट्री डिपार्टमेंट यूनिवर्सिटी ऑफ फैसलाबाद से, और साथ में मौजूद हैं सुमैया भट्ट, ऑप्टोमेट्री स्टूडेंट भी हैं और प्रेजेंटर भी हैं फिल्म 96.6 की। आज ऑप्टोमेट्री के हवाले से हम बात कर रहे हैं और कोई भी आपकी क्वेरीज हैं, सवालात हैं, ख़ास तौर पर एडमिशन के हवाले से कि किस डिसिप्लिन में आना चाहिए, क्या करना चाहिए, तो उसके बारे में यकीनन आपको गाइड किया जाएगा। प्रोग्राम में शामिल होने के लिए आप डायल करते हैं हमारे राब्ते के नंबर 0334 19 66 966 पर। यहाँ पर एक शॉर्ट ब्रेक ले रहा हूँ, ब्रेक से वापस आएंगे, गुफ्तगू को जारी रखेंगे, कहीं जाइएगा मत, मिलते हैं ये शॉर्ट ब्रेक के बाद। Assalamu alaikum everyone and welcome to Knowledge Connect, an official program of the University of Faisalabad, and I'm your host Dr. Amina Mehek. It's an immense pleasure to be the part of this show with our distinguished guest Ms. Afshin Javed. She's head of Department of Design and Interiors at the University of Faisalabad. She's graduated from NUST and she has a prompt personality. Assalamu alaikum, ma'am. Thank you so much for coming to this show. Lovely. I think it will be my pleasure. Ma'am, being a head of department, can you please give us a brief introduction related to your design and interior department? Yes, definitely. Department of Design and Interiors. Has been established since 2014, and it's gonna be mashallah 10 years now in September 2024, and we will be inshallah celebrating our 10-year anniversary as well. We basically offer 2 degrees as undergraduate degree programs. One is Bachelor of Interior Design and the other one is Bachelor of Graphic Design. These 2 degrees are 4-year programs, and then we also offer 2-year associate degree programs in the same title, Interior Design and Graphic Design. And from this year onwards, inshallah, we are also offering Masters in Interior Design.
So it's a That's really graduate great. degree of 2 years span. Okay. And we are taking admissions in spring 24 and fall 24 for master's degree as well. Okay, ma'am. Thank you so much. How do you stay connected with academia and field demands? And how do you engage your students? कि उनको किस तरह से pursue करते हैं आप parents को, students को कि वो आएं इस field में खुद को जो है वो flourish करें? I think both the degrees that we are offering either graphic design or interior design. I believe it's the demand of the day. You cannot anything and everything that we are dealing with. The entire scope of our lifestyles revolve around, like, if you look around yourself, we're actually in a studio and that had to be designed by an interior designer. Or this entire interview will eventually be edited by a graphic designer. So these Yes. degrees, they kind of revolve around all the disciplines, and their placements also are going to be in all the disciplines. So our department are producing graduates that are capable of working in the field, and they are equipped with the right knowledge. They are equipped with the right skills to operate and manage in the field. And hence, eventually, when they do graduate, it is very easy for them to get placed in the right positions all across Pakistan. So few of our graduates are actually working in Karachi, and few of them have gone to Lahore, and some of them are working in Faisalabad itself. So it's just that students, definitely one does need to have an interest. It means you are trying to encourage experimental work. Yes, we are. We are encouraging experimental. It's just that our curricula is designed in a way that that entire syllabus has studio hours and theory hours. So it is Okay. designed in a way that they have to design projects, they have to work on them, and eventually when they do go in the field in any of the positions, as like if they're doing their own job or if they're doing their own practice, so it's the same. It's going to be the same for them. So what do you think, how it can be and how much it can be challenging? Because as you know, the technology is so vast and there are so many innovations. Then how can you relate your academia? So the thing is, our entire curricula, be it graphic design or interior design, is designed to meet the requirements of the field. Okay. It is designed in a way that every year we are conducting these board of studies meetings, and in which we are calling experts from the field to come and tell what is the requirement of the field and how can we integrate that into our curricula. So the entire curricula is designed in a way and is revised every year upon the needs of the day. Exactly. And the entire the courses are all software based. So by default, we are integrating the need of the technology, or being tech savvy. All the students and know how to operate these softwares and work on them and then produce the work. Yes, it is challenging because, things are getting changed every day. Yes. But that's why we are here. We are, meeting the demand of the field, the industry, and our students are well prepared and well equipped to match those requirements. So what do you think, being ahead, definitely you are going to supervise a lots of things at the very same time. So is there any specific society under your kind supervision, under the Department of Designs and Interiors? We do have two societies. One that is working with graphic design curricula, and the other one that is working with interior design. Okay. But they both come under the umbrella of arts and design. It's called an Arts and Design Society. And we cover, a lot of workshops and seminars, hands-on workshops regarding a lot of different fields of visual arts. So like 2 weeks ago, we conducted a workshop on clay pottery. And last month, we conducted a workshop on lino-cut printmaking. So these societies, all the students are then and again engaged with any activities related to visual arts or design. Yes. And are occupied with whatever their interests are, and they're going about it. Ma'am, as we all know, there are a lot of stuff, there are a lot of things that are going to happen because this is the era of artificial intelligence. So what do you think? How can you up-to-date your faculty, and how could you motivate the students to be the more and more engaged in the upcoming This competitions? artificial intelligence, AI topic is the talk of the town these days. It's like a hot favorite Exactly. topic for everyone to Yes. discuss. I believe
like any other technology, yes, it is, a tool, a medium that students have to adopt, that Okay. faculty has to adopt. Hmm. But then and again, if you don't have the like this over here is the supercomputer all human minds have. Exactly, yes. So this is the one that you need to use in order to use that AI technology. Yes. And this is what I tell my students as well. Hmm. So yes, we do engage them with the right kind of softwares on artificial intelligence as well, and we teach them how they can write prompts and get the right kind of information out of it. But to get that information is one thing, but to process it, analyze it, and then use it as an input in their design projects is another thing. And that is what we teach our students over here. जी वेलकम बैक। आप सुन रहे हैं प्रोग्रेसिव पाकिस्तान वेव FM 96.6 पर और मैं हूं फ़ारूक शेख। आज हम बात करें ऑप्टोमेट्री के हवाले से कि ऑप्टोमेट्री डिपार्टमेंट किस तरीके से काम कर रहा है यूनिवर्सिटी ऑफ फैसलाबाद में, और साथ में यूनिवर्सिटी ऑफ फैसलाबाद में फॉल एडमिशन 2024 कंटिन्यू है और उसमें कैसे दाखिला लिया जा सकता है, इसको भी डिस्कस किया जा रहा है। ब्रेक पर जाने से पहले हम ऑप्टोमेट्री की अहमियत के हवाले से बात कर रहे थे और उसमें प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंस को डिस्कस किया जा रहा था। गुफ्तगू को वहीं से कंटिन्यू करेंगे, लेकिन आपके पैगामात मौसूल हो रहे हैं जी, उनको प्रोग्राम में शामिल करते हैं। हमें हाफिज़ नोमान शौकत ने मैसेज किया और प्रोग्राम को पसंद कर रहे हैं जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ज़िशान विक हमारे साथ हुआ करते हैं PC1 से, कहते हैं जी आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है, थैंक यू। अस्मा है मानावाला से, कहते हैं जी वेलकम वंस अगेन। हमारी गेस्ट को भी वेलकम, आज का शो बहुत इंफॉर्मेटिव है। ये कहती हैं जी कि मेरे भाई ने भी FSC के एग्ज़ाम्स दिए हैं और आज के शो में उसको भी काफ़ी गाइडलाइन मिलेगी जी इंशाल्लाह। तमाम उन बच्चों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए जो ग्रेजुएशन के लिए एडमिशन लेना चाहते हैं, एक पॉजिटिव गाइडलाइन मिलेगी। अस्मा कह रही हैं जी कि भाई आज के मेहमानों की गुफ्तगू सुपर से भी ऊपर है, आप जिस तरह से इल्म को फैला रहे हैं, अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। जज़ाकल्लाह जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी दुआओं का। और रफ़िया हैं फैसलाबाद से, कहती हैं जी नाइस शो, आज का टॉपिक बहुत अच्छा है, अल्लाह ताला आपको सलामत रखे, थैंक यू सो मच रफ़िया आपका। इकरा शहज़ादी हैं, कहती हैं जी इस्लाम भाई, और पंजाबी में हमेशा कम्युनिकेट करती हैं कि जी की हाल है थोड़े, बड़ा सोहना शो कर दो। और साथ में ये पूछें कि आज मुजम्मिल भाई आएंगे तो जनाब बिल्कुल मुजम्मिल आज शो करेंगे, वो अपने रूटीन के मुताबिक शाम को 4 बजे ड्राइव टाइम शो उनका हुआ करता है और उसी तरह से होगा। और तमाम लोगों का जब आप शो में पार्टिसिपेट करते हैं तो अच्छा लगता है, एक हौसला भी मिलता है और मज़ीद बेहतर करने की हमारी लगन भी बढ़ जाती है। तो जनाब वापस आते हैं डिस्कशन की जानिब और एक दफ़ा दोबारा बताते हैं तमाम लोगों को, जिन लोगों ने अभी ट्यून किया है, कि हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं अर्श अली जो लेक्चरर हैं डिपार्टमेंट ऑफ ऑप्टोमेट्री यूनिवर्सिटी ऑफ फैसलाबाद, और साथ में मौजूद हैं सुमैया भट्ट रेडियो प्रेजेंटर 96.6 और साथ में ऑप्टोमेट्री स्टूडेंट हैं। तो मैं ये जानना चाहूँगा मैडम से कि थ्योरी और प्रैक्टिकल, ये दो चीज़ें, इनका डिफरेंस बहुत ज़्यादा मैटर करता है। अब बाज़ औक़ात जब डिफरेंस सामने आ जाए, इसमें बहुत सारी मिसालें हैं। अगर हम इकनॉमिक्स की, बिज़नेस की मिसाल देते हैं तो एक बड़ी मिसाल सामने आती है कि अकाउंट्स कीपिंग है, उसमें जिस तरीके से पढ़ाया जाता है वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को फॉलो किया जाता है। जब आप मार्केट में जाते हैं तो आपको लोकल सिस्टम के मुताबिक, चूँकि हम अपनी कम्युनिटी को भी साथ में एंटरटेन करते हैं, तो वहाँ पे जो प्रैक्टिकल नॉलेज है वो डिफ़र कर जाता है। थ्योरी और प्रैक्टिकल का डिफरेंस क्या आता है, स्टूडेंट्स उसको कॉप अप कर पाते हैं या मुश्किल होता है? सर डिफरेंट तो है दोनों चीज़ें ना। हम इसकी एग्जांपल हम घर से स्टार्ट करते हैं, हंडिया बनानी हो रेसिपी पढ़ते हैं, बिल्कुल ठीक है, लेकिन आप उसको जितनी मर्जी मेजरमेंट कर लें वो थोड़ी सी डिफरेंट ही होती है। सिर्फ रेसिपी पढ़ने से हंडिया बनानी नहीं आती। वही ना वही बात है सर, इसकी बड़ी अच्छी एग्जांपल मुझे लगी है अभी ना कि समझ जाएंगे ना सब ना, कोई भी चाहे मेल हो फीमेल, ये एक्सपीरियंस कर लेता है ना। अच्छा हमने तो सुना तो ये तो इसकी शक्ल ये निकली है, ऐसे ही ना। और हम अपनी फील्ड में देखें ना तो हम पढ़ते हैं, सपोज मैं पढ़ती हूँ कि इतना नंबर, मशीन का नंबर ये आया है तो हमने ऐसे करना है, हमने आगे ऐसे करना है, ऐसे करना है, ठीक है। वो मशीन बेसिकली बता रही है, लोगों का डाटा उसके पास होता है, कंबाइंड डाटा ना, एक जगह पे रिसर्च हुई है उसके मुताबिक आप मशीन बनी है ना, उसने 100 लोगों को मिला के ना एक मशीन ने रिजल्ट्स लिखे हैं कि उस जगह पे ना इतना इतना मीन ये आया था, इतने लोगों का ज़्यादातर ये है, इतना लोगों, ठीक है, वो मशीन बता देगी उस हिसाब से।
अब पेशेंट आता है वो लिखी किताब में बात है, अब मरीज आता है वो कहीं और एरा से उठ के आ गया, तो वो डिफर करता है ना। जैसे हमारी आंखों की शेप ही अलग है, चाइनीज की अलग है, जापानीज की अलग है, तो चीजें सारी, बालों का रंग, सब चीज डिफर करती है ना। तो बुक्स तो होती है इंटरनेशनल लेवल की, जब हम पढ़ते हैं वो पूरी चीजें देख के वो लिखी होती हैं। मरीज आता है, अब उसकी हालत कोई और होती है। जब हम बुक पढ़े हैं, हम किसी यंग पर्सन को पढ़े होंगे, वो मरीज बूढ़ा आ जाता है हमारे पास, तो डिफर तो दोनों चीजें करती हैं। उस वक्त फिर आपको सोचना, तब आप डिसाइड करते हैं कि आपने क्या करना है। लेकिन मैं हमेशा प्रेफर करती हूँ कि पेशेंट कंफर्टेबल है कि नहीं है। अगर उसको मैं -4 लग रहा है ना नंबर, उसके आने का नंबर 4 नंबर क्या है कह रही है, लेकिन वो 4 नंबर नहीं एडजस्ट कर पा रहा ना, 4 नंबर उसको नहीं ठीक है। मैं हालांकि बिल्कुल ठीक लगा रही हूँ, लेकिन वो कहता है मैं 3.5 पे, हाँ जी, मैं उसको उठाऊंगी, चलाऊंगी, देखो, पढ़ो, सारी चीजें करो। अगर वो 3.5 पे कंफर्टेबल होगा ना, 4 पे कंफर्टेबल नहीं होगा, मैं सही भी हूँ ना, मैं थोड़ी बैक स्टेप जाऊँ, मैं 3.5 होंगी। फिर मैं इसको समझाऊंगी कि भाई ये नंबर है, अभी हमने थोड़ा रखा है, क्योंकि मरीज को अगले दिन ही कोई मसला हुआ ना, तो वो कहेगा हाँ जी ठीक नहीं लगाया था, वो कहीं और जाएगा, 4 नंबर ही लगेगा। फिर मैं उसको समझाऊंगी, अब ये काउंसलिंग हो गई, फिर उसको उसी नंबर को लगाने के लिए मोटिवेट करूंगी, फिर कहूंगी कि दोबारा जब आप आएंगे तो हम कोशिश करेंगे कि जो निकला है वही लगाएं आपको। तो ये सारी चीजें साथ चलती हैं, मोटिवेशन भी जरूरी है, काउंसलिंग भी जरूरी है, और उसको फॉलो अप के लिए बुलाना भी जरूरी है। बिल्कुल सही है। उसमें प्रैक्टिकल थ्योरी का जो डिफरेंस है उसको कॉप अप प्रैक्टिकली आप तो कर रही हैं। हाँ जी। सो हाउ यू मैनेज ऑल? सर when it was my first month, तो मुझे ना गुस्सा आता था इस चीज़ के ऊपर, डिफरेंस बहुत ज़्यादा क्योंकि यकीन करें मैं बड़ा कुछ हो रहा है, बड़ा कुछ हो रहा है, और टेबल्स प्रेस बाय क्या का एज के अकॉर्डिंग देना है अपने, एक होता है। तो काफ़ी चीज़ें याद करके मैं गई हूँ बड़ी मोटिवेट होकर, और आगे से मेरी जो डॉक्टर थी उन्होंने मुझे बता दिया कि नहीं बेटा आप गलत कर रहे हो। नहीं, मैं ठीक कर रही हूँ, मैं ठीक, ये देखे ना, ये देखिए बुक में ये लिखा हो। नहीं कहती बेटा, बुक्स जो है ना, जैसे मैम ने बात की बड़ी ठीक बात की कि इंटरनेशनली हर एक कंट्री का अपना अपना होता है। हाँ जी, जिस तरह हम लोग यहाँ पे प्रेस बायोपिया का नंबर जो है ना प्री 35 के बंदे को भी दे सकते हैं। सो देयर आर सो मेनी थिंग्स कि जो वी हैव टू कॉप अप विद। और मैंने इस चीज़ के ऊपर बड़े गुस्से में थी, मैंने कहा हम लोग को ये चीज़ पढ़ाई क्यों नहीं जा रही ना इस तरह से। लेकिन काफ़ी टीचर्स हैं वो हम लोग को जब स्लाइड्स वगैरह तैयार करती हैं ना, तो वो काफ़ी जो न्यू चीज़ें, अब न्यू चीज़ें इंटर हो रही हैं, वो हम लोग उस तरह से पढ़ा रही हैं। लेकिन बुक्स अगेन, वी हैव बुक्स राइट, हम लोग की जो ऑथेंटिसिटी आती है वो आती है बुक से। हम कहते हैं बुक में नहीं है, लेकिन ये कि यू जस्ट नीड टू अपने आप को अपने अपडेट रखना है कि क्या हो रहा है। एंड ऑफ कोर्स क्लिनिकली अब डिफरेंट है, तो आपको अब करना पड़ेगा जैसे बिल्कुल भी है। सही है। वैसे भी आई फील दैट कि दिस इज नॉट एन इशू, ये इशू तो है नहीं, क्योंकि जो चीज़ इंटरनेशनली एक ही स्टैंडर्ड के ऊपर चल रही होती है तो वो इशू नहीं होता है। क्योंकि ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, आप किसी भी सोसाइटी में जाते हैं तो आपको बुक्स में और प्रैक्टिकल में इतना सा डिफरेंस तो महसूस होता है। और ज़ाहिर सी बात है, जब आप फील्ड में जाते हैं तो आप प्रैक्टिकली जब तक खुद से पेशेंट को नहीं अटेंड करते या फिर उसको डील नहीं करते तो आपको बहुत सारी चीज़ों का आइडिया नहीं होता कि आपने क्या करना है। सो कम टू द पॉइंट मैम, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वेरी इंपॉर्टेंट। बिल्कुल सर, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया से FSC तो मस्ट है, प्री मेडिकल, ठीक है। उसके अलावा FSC में आपके मार्क्स है वो वेरी करते हैं ना, तो 50% से 60% के दरमियान जो है वो आप एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए। ठीक है, एप्लीकेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं आप ना इसको। उसके बाद फिर आपका इंटरव्यू कंडक्ट किया जाता है, आपको डॉक्यूमेंट्स को देख के ऑनलाइन फॉर्म फिल करवाया जाता है आपसे, और डॉक्यूमेंट्स को देख के फिर आपको शॉर्टलिस्ट करके इंटरव्यू के लिए कॉल की जाती है। फिर इंटरव्यू में आपकी सिलेक्शन होती है, उसमें हम डिस्कस करते हैं, इंटरेस्ट डिस्कस करते हैं बिल्कुल कि आपका क्या इंटरेस्ट है, क्योंकि तब भी जो स्टूडेंट होते हैं ना वो बेचारा कंफ्यूज होता है कि आ तो गए हैं धक्के से, उसने बता दिया, ये से बता दिया, तो तब भी हम उनको गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं। अगर आप 50-60 की रेंज में फॉलो कर रहे हैं अलाउ, तो आप उसके लिए एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए। और ये हमारा BS का था, MPhil का भी सेम ऐसे ही और PhD का भी सेम ऐसे ही है। बिल्कुल सही मैम। बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो डिसिप्लिन में आने के बाद स्विच कर जाते हैं, तो यहाँ पर बात आती है पैशन की। सो पैशन को सस्टेन देखना बड़ा मुश्किल हो जाता है बाज़ औक़ात कि अगर आपका पैशन भी है और आप प्रोफेशन को साथ में ज्वाइन करें या अपनी रेलिवेंट स्टडी को ज्वाइन करते हैं तो आप बड़े अच्छे रिजल्ट्स लेते हैं। और ऐसे स्टूडेंट्स को जो बहुत पैशन के साथ नहीं आते हैं, वो विश के साथ आते हैं, उनकी चॉइस नहीं होती, वो बाय चांस आ जाते हैं कि वो पेरेंट्स ने कह दिया कि बेटा ये करना है तो फिर वो करेंगे। तो ऐसे स्टूडेंट्स को मोटिवेट रखना और साथ में चलाना किस हद तक आपके लिए मुश्किल टास्क होता है? सर मुश्किल तो बहुत होता है, क्योंकि जब डे 1 हम बच्चों को देख रहे होते हैं ना, अच्छा मैं जो फील करती हूँ ना वो ये है कि वो
एक क्लास होती है, कंबाइन क्लास होती है, सपोज आईएएस की क्लास है, वो कंबाइन है, ऑप्टोमेट्री, डीएनएस और बीबीए सारे बच्चे ना Separate, तकरीबन इकट्ठे बिल्कुल। होते हैं, वहाँ पे हो जाती है फ्रेंडशिप। अब वहाँ पे फिसल जाते हैं, बिल्कुल। वो कहते हैं अच्छा तुम्हारी फील्ड ऐसी है, तुम्हारी तो ऐसी है, हाँ, वहाँ दिल कर रहा था चलो उसके साथ चले दूसरे के जाते हैं, साथ चले जाते हैं। आधी तो दोस्तियाँ वहीं पे पक्की हो जाती हैं और सही। फील्ड चेंज हो जाती है। उसके बाद आते हैं क्लास में, कुछ बेचारे जो होते हैं वो शौक से आए होते हैं और कुछ जो होते हैं बिल्कुल शौक से नहीं होते, घर से भेजे गए होते हैं। तो जो घर से भेजे गए होते हैं वो दूसरों को भी खराब कर देते हैं, वो डेली कोई ना कोई पॉइंट लेकर आ जाते हैं कि अच्छा ये तो मैम ऐसे था, हमें तो ऐसे कहा गया था। हालांकि उनको खुद सर्च करने की कोई नहीं होती ना, विल कोई नहीं होती, आराम सुकून से आते हैं, कुछ भी शौक नहीं। वो बड़ा डिफिकल्ट टास्क होता है, हम उनको समझाते हैं, वहाँ भी सेशन कंडक्ट करते हैं क्लास में, फिर पर्सनली उनको ऑफिस में भी कॉल की जाती है। लेकिन इन सब से अच्छा हमारा यूनिवर्सिटी का एक सीन ये है कि सर यहाँ पे जब एडमिशन होता है ना, हम पेरेंट्स को साथ बुलाते हैं, हम विजिट करवाते हैं, इवन क्लासरूम्स तक का, लैब्स का, ऑप्टोमेट्री ऑफिस का हमारे दरवाजे खुले हुए हैं। आते हैं, हमसे 1000 सवाल करें, हम 1000 बार जवाब देते हैं उसका, मैं खुद देती हूँ बाकायदा ना, ताकि आप बिल्कुल फुली सेटिस्फाइड हो। मेरे अपने स्टूडेंट्स हैं सेकंड सेमेस्टर के, उनको मैंने पढ़ाया जब पहली बार, तो कहते हैं मैम अगर पता होता कि ये इतनी मुश्किल फील्ड है, मुश्किल से मुराद ये बड़ी पढ़ने वाली फील्ड है, इतना पढ़ना पड़ता और आप हमें इतना पढ़ाती तो मैं तो कभी ना आता। तो मुझे हंसी आ गई कि तुम्हें किसने बताया कि इसमें पढ़ना नहीं पड़ता। वो वही माइंडसेट था ना कि वो 2 फील्ड्स है ना, वो उसमें नहीं बहुत पढ़ना बिल्कुल पड़ता सही। है। अच्छा, ये भी एक माइंडसेट या परसेप्शन की बात है कि हम डिफरेंट डिग्रीज को देखते हुए खुद से डिसाइड करते हैं कि ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ऑब्वियसली बात है कि अगर आप कुछ बहुत अच्छा अचीव करना चाहते हैं तो उसके लिए एफर्ट तो जरूरी है और पढ़ना भी पड़ता है उसके लिए। सो काउंसलिंग की आपने बात की पेरेंट्स की, और आपने कहा जी कि हम बाज़ पेरेंट्स को विजिट भी करवाते हैं। मैं पेरेंट्स के बिहाफ पे ये क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूँगा, फैसिलिटीज़ बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं। बिल्कुल सर, अगर किसी पेरेंट्स ने यूनिवर्सिटी ऑफ फैसलाबाद में आना है, ऑप्टोमेट्री डिपार्टमेंट में आना है, फैसिलिटीज़ को कैसे हम एंटरटेन करेंगे, कैसे गाइडलाइन करेंगे, हम क्या कैसे फैसिलिटेट करते हैं, हमारे पास लैब्स क्या हैं, प्रैक्टिकल फैसिलिटीज़ क्या है, उस हवाले से क्या कहना चाहेंगे? सर हम उसका जो है मेंटल स्टेटस भी देख के फैसिलिटेट उसको करते हैं, इमोशनली अगर वो डैमेज है उसको भी देखते हैं। ठीक। पढ़ाना तो हमने कंपलसरी किया ही हुआ है ना, इतना फैसिलिटेट करते हैं हम। क्लास में अगर बैठने के एनवायरनमेंट ही देख लें आप, वहाँ से स्टार्ट करते हैं, कंफर्टेबल एनवायरनमेंट है, जाके देखें। अगर स्टूडेंट कहता है ना मैंने कंफर्टेबल, हम उसको कंफर्टेबल प्रोवाइड करने के लिए लेवल जोन में लेके आने के लिए कुछ भी कर लेते हैं। उसी वक्त उसको चाहिए कि ये सुकून से पढ़े। कहते हैं ना लाइट पड़ रही है, अच्छा लाइट को हम चेंज कर लेते हैं, मेरे से ठीक नजर नहीं आ रहा, आगे आ जाओ, जैसे भी। ऐसा नहीं होता हम क्लास में डरे से हमें बस बैठ जाते हैं, अब टीचर ने कुछ भी कह दिया हिलना नहीं है, ऐसा नहीं है। हम सबसे पहले तो क्लासरूम में उसको देखते हैं, उसके बाद हमको जो 15 मिनट्स जब रहते हो ना, पूछते हैं, सवाल करें। अब हमसे सवाल पूछते हैं, कोई भी जैसा मर्जी सवाल हो पूछना है आपने। उसके बाद हम कह के जाते हैं कि ये ऑफिस का दरवाजा खुला हुआ है, जब चाहे आओ हमसे पूछो। बिल्कुल सही है, कॉन्फिडेंस एनहांस करने के लिए बहुत। अच्छा, फिर उसके अलावा भी उसको कोई डिफिकल्टी होती है ना, अगर कुछ स्टूडेंट्स होते हैं फाइनेंशियली भी डिस्टर्ब होते हैं, तो उनके लिए भी हमारे पास एक अलग सिस्टम अवेलेबल है ना, यूनिवर्सिटी प्रोवाइड करती है। कुछ इमोशनली बेचारे डैमेज हो जाते हैं कि मैम उससे लड़ाई हो गई, उन्होंने ये कह दिया वो कह रही है, तो हम उसके लिए भी उसको गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं। अच्छा, कुछ होते हैं साइकोलॉजिकली डिस्टर्ब होते हैं, तो हमारी क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट अवेलेबल है, हम उनके पास बाकायदा सेशन लगवाते हैं, उनको रेफर करते हैं। फिर अगर कोई बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी हो तो मैं तो समझती हूँ कि उनकी अटेंडेंस, उनका रिजल्ट, उनका बिहेवियर सब कुछ जो है हमारे पास रिकॉर्ड होता है, और हम उनके पेरेंट्स को वो जो भिजवाते हैं बाकायदा। मैं सर खुद कॉल करती हूँ, मेरे पास जो तोनसा के ये स्टूडेंट तो कुछ बच्चे होते हैं, मैंने उनको स्क्रीन करके निकाल दिया होता है। ये जरूरी है घर बताना, बिल्कुल सही, बहुत जरूरी है घर बताना। बच्चे नहीं बताते सच, मैं तो खुद बाकायदा पेरेंट्स को बुला के मीटिंग कॉल कर लेती हूँ कि भाई इतनी अटेंडेंस है, इतनी बार ये क्लास में आया है, ये रिजल्ट चल रहा है, धोखे में नहीं रहना, या तो इसको समझाएं, लाइन पे आ जाए, या इसको पूछ लेंगे इसने क्या करना है, इंटरेस्ट देखें ना उसका बड़ा फायदा होता है सर। बच्चे जो है ना फिर लाइन पे आ जाते हैं, अभी तक तो कोई छोड़ के नहीं ऐसे गया। बल्कि बेटर है अगर आप इंस्टीट्यूशनल एंट्री की बात देखें तो हम अच्छा सर है। पेरेंट्स को फिर समझाते हैं ना कि देखिए ये गुस्से वाला लेवल नहीं है, अब ना आपका बच्चा इस लेवल का है कि आप उसको मारें या गुस्सा करें ना, हम पहले उसको प्यार से समझा देते हैं कि ये सीन है, अब आपने ऐसे ऐसे कर लेना, आप बेहतर जानते हैं। बिल्कुल सही है। मैम की ना बात के साथ मैं एक और बात ऐड करना चाह रही हूँ। मैम ने बहुत अच्छी बात की है, इस तरह से बीइंग अ स्टूडेंट मैंने ये चीज़ें फेस की हैं, और मैंने देखते हुए अपनी आंखों से देखा है कि किस हद तक स्टूडेंट को ना फैसिलिटेट किया जाता है। और हमारी यूनिवर्सिटी का तो ये भी है कि हम लोग का अपना हॉस्पिटल है, तो हम लोग को इतना अच्छा फैसिलिटेट करते हैं कि हम लोग
किसी भी टाइम पे हॉस्पिटल में चले जाएं, बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ फैसलाबाद, वो हम लोगों को फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखते हैं। बिल्कुल सही सही। है। That's good. और फैसिलिटीज़ हम लोग को हर तरह से दे रहे होते हैं ऑन कैंपस। अगर हम लोग को कुछ, जैसे मैम ने बात की है साइकोलॉजिस्ट की, हम लोग के पास वो अवेलेबल होती है। सो काफ़ी अच्छा है हमारी, हम लोग को स्टूडेंट्स को ना काफ़ी पैम्पर्ड मैंने देखा करके बिल्कुल रखते सही है, हैं that's good. कि कोई भी कोई मसला है, कुछ भी है, हम आपको बताएंगे। लाइब्रेरी का अच्छा एक सिस्टम दिया हुआ है, आपको एक स्पेस दी हुई है। अगर आपने कोई इवेंट वगैरह कराना है उसके लिए ऑडिटोरियम्स, फाइनेस्ट ऑडिटोरियम्स है हम सही लोग है, के बिल्कुल पास। सही। हम लोग का सलीम कैंपस तो बहुत ही ज़्यादा बड़ा है, वहाँ पे टॉप नॉच हर तरह की फैसिलिटी है। सही। तो सेम यहाँ पर भी ऐसे ही है। बिल्कुल मैं इसी से एक और बात ऐड करना चाहूँगा, क्योंकि जब भी यूनिवर्सिटी ऑफ फैसलाबाद की बात होती है तो यहाँ पर सोसाइटीज़ बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं स्टूडेंट्स की, उनको मोटिवेट करने बिल्कुल, के लिए, बिल्कुल। कॉन्फिडेंस एनहांस करने के लिए। सो आप भी सोसाइटी को लीड करती हैं, तो जी, मैं ये जी। जानना चाहूँगा सोसाइटी स्टडी के साथ साथ क्या इफ़ेक्ट तो नहीं करती हैं, या आपकी स्टडी में इम्प्रूवमेंट के चांसेस बढ़ जाते हैं? सर मैं हमेशा लाइक आई हैव 3 years एक्सपीरियंस ऑफ बीइंग वर्किंग इन दिस सोसाइटीज़। मैंने एक चीज़ ऑब्जर्व की है कि डेफिनेटली आप एक चीज़ करें ना, वो आपकी पढ़ाई को थोड़ा एक्सटेंड तक इफेक्ट मैम लेके आएगी, वो बेशक पॉजिटिव इफेक्ट लेके आती है, जहाँ तक पॉजिटिव, मैंने बिल्कुल। देखा हाँ है। जी, पॉजिटिव इफेक्ट लेके आती है वो। दूसरे भी कि आपको आप टाइम नहीं दे पाते, लेकिन ये कि आपने भी टाइम मैनेजमेंट अगेन खुद से करनी होती है। दूसरा ये कि आपकी पर्सनालिटी के अंदर आपको जो एक्सपोजर Growth मिलता है, होती है। ग्रोथ, बिल्कुल मैम ने बात ठीक की है कि आपको इस तरह से वो ग्रोथ देते हैं, आपकी पर्सनालिटी को पॉलिश करते हैं। आपको पता चल जाता है कि किस टाइम पे किस इंसान के साथ आपने कैसे बात करनी है। बिल्कुल सही। आपको पता चल जाता है कि थोड़े से प्रोफेशनल लाइफ में आप वो लेके आते हो आपको, कि अच्छा सोसाइटीज़ के अंदर आप काफ़ी हायर अथॉरिटीज़ के लोगों के साथ बात करते हैं। तो मैं आई एम मेरे मुझसे ना 2 छोटे भाई हैं, तो मैं हमेशा उनको कहती हूँ, अभी वो ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं पढ़ने के लिए, मैं उनको हमेशा से कहती हूँ कि आपने MBBS और BDS के लिए वो भी जा रहे हैं। मैंने उनको कहा है कि आपने पढ़ाई करनी है, आपने सोसाइटीज़ में भी जाना है, आपने सब चीज़ें करनी है, क्योंकि सब चीज़ें साथ साथ चलती हैं। सिर्फ पढ़ाई आपको सारा कुछ नहीं सिखाती, आपको एक्सपोजर लेना, आपको पता चलना चाहिए कि दुनिया में हो क्या रहा है। सोसाइटी से आपको इतना कोई आपकी पर्सनालिटी को वो पॉलिश कर देते ना, आपको पता चलता है कि दुनिया आखिर है क्या चीज़। सो बिल्कुल सही। डेफिनेटली इट इज़ अ गुड पॉइंट। और मैं जो देख रही है, यंग यूथ देख रही है, यू आर गोइंग टू बी टेकिंग एडमिशन इन दिस यूनिवर्सिटी या फिर किसी भी यूनिवर्सिटी के अंदर, आप पढ़ाई को कंटिन्यू रखें और साथ में कुछ ऐसा करें जो आप, जिसके लिए आप पैशनेट भी हैं। बिल्कुल सही। मैं फाइनली आपसे पैगाम लेना चाहूँगा तमाम उन बच्चों के लिए, पेरेंट्स के लिए क्या कहना चाहेंगी जो यूनिवर्सिटी ऑफ फैसलाबाद में ऑप्टोमेट्री डिपार्टमेंट को ज्वाइन करना चाहते हैं? सबके लिए है, जो बहुत अच्छी विशेज़ हैं कि वो आएँ और आके एक बार एक्सपोजर तो देखें ना, एक्सपोज करें चीज़ों को, देखें कि बाकी डिफरेंट फील्ड्स भी क्या हैं। बिल्कुल। उसमें एक ऑप्टोमेट्री भी आती है और हम अवेलेबल हैं आपके लिए। जब चाहें हमारे पास आके विजिट करें, पूछें, सवाल पूछें। अभी भी जो क्वेश्चन है तो वो पूछ सकते बिल्कुल हैं, मेरे सही है। ख्याल सर को टेक्स्ट कर सकते हैं। सही है। और हम आपको ये एश्योरिटी देते हैं कि हमारे पास जो है अच्छी फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं, पढ़ने के हिसाब से भी सारी चीज़ें अवेलेबल बिल्कुल हैं, ऐसे ही। तो मोस्ट वेलकम आएँ। हाँ, बिल्कुल सही है जी। बहुत शुक्रिया आपका मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू सुमैया, आपका भी बहुत बहुत थैंक यू शुक्रिया। सो मच सर। सो आज हमने बात की है जी ऑप्टोमेट्री के हवाले से। ऑप्टोमेट्री डिपार्टमेंट को कैसे ज्वाइन किया जा सकता है, यूनिवर्सिटी ऑफ फैसलाबाद फॉर एडमिशन 2024 को डिस्कस किया गया। यूनिवर्सिटी के हवाले से जब भी बात होती है, और मैं अगर इसको आज की डिस्कशन को भी साथ में समूह करूं तो मैं ये कहना चाहूँगा कि यूनिवर्सिटीज़ के अंदर सोसाइटीज़ एक्टिव हैं। आपकी स्टडी के साथ साथ बहुत सारे बच्चे जो हैं वो इंट्रोवर्ट होते हैं, बहुत ज़्यादा अच्छी कम्युनिकेशन नहीं कर पाते हैं, हेजिटेंट होते हैं, शाय होते हैं। तो ऐसे बच्चों के लिए सोसाइटीज़ मौजूद हैं। अपने पार्टिसिपेशन बढ़ाएं, अपनी कम्युनिकेशन को अच्छा करें, अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करें, कॉन्फिडेंस को, पर्सनल डेवलपमेंट को अच्छा करें, तो यकीनन ये चीज़ें अपना जो है ना वो साथ में रोल प्ले करती हैं आपकी स्टडी के साथ साथ। सिर्फ ग्रेड्स का होना काफ़ी नहीं होता है, साथ साथ आपके अंदर बाकी स्किल्स भी आएंगी तो आप एक मल्टी टैलेंटेड पर्सनालिटी भी बन जाते हैं। सेकेंडली, जब फैसिलिटीज़ की बात की जाती है, द यूनिवर्सिटी ऑफ फैसलाबाद में फैसिलिटीज़ हर तरह की मौजूद है। वेल इक्विप्ड लैब्स हैं और प्रैक्टिकल के लिए स्टूडेंट्स के लिए मदीना टीचिंग हॉस्पिटल भी है, जहाँ पर स्टूडेंट्स अपनी प्रैक्टिस भी करते हैं, इंटर्नशिप्स, जॉब्स वगैरह भी साथ साथ होती हैं। सो जहाँ पर बहुत सारी फैसिलिटीज़ होती हैं तो वहाँ पर पीछे कोई सवाल बचता नहीं है कि इस यूनिवर्सिटी में क्यों ना आया जाए। तो जनाब, अगर कोई यूनिवर्सिटी ऑफ फैसलाबाद में एडमिशन के लिए आप
ऑनलाइन रब्ता करना चाहते हैं तो उसके लिए आप वेबसाइट पर विजिट भी कर सकते हैं www.tufts.edu.pk। और इसके अलावा आप कांटेक्ट भी कर सकते हैं एडमिशन ऑफिस में 03301980 के ऊपर। सो आप रब्ता करेंगे या फिर ऑनलाइन भी अप्लाई करेंगे तब भी आपकी एप्लीकेशन को एक्सेप्ट किया जाएगा और उसके बाद जो थ्रू प्रॉपर चैनल जो प्रोसीजर है उसको फॉलो किया जाएगा। तो जनाब आज के प्रोग्रेसिव पाकिस्तान से फरूख शेख को इजाज़त दीजिए। मेरी आपके साथ कल दोपहर 1 बजे प्रोग्रेसिव पाकिस्तान में इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी नए मौजू के साथ, नए मेहमानों के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और दुआओं में लाजमी याद रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।